हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम चालू कर रहे हैं आज अपने नए टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता। पिछली क्लास में हमने जो सभ्यता पूरी करी थी, पिछले 10-15 क्लासों में मिस्र की सभ्यता को पढ़ा था। नहीं, उससे पहले सिंधु सभ्यता को पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है उसे। फिर थी मिस्र की सभ्यता। फिर हमने 4-5 क्लासों में देखा था यूनान की सभ्यता को, यूनान के दार्शनिकों को, सब चीजें कवर करी थी। आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं। उस सभ्यता का नाम है हमारी यूनान की रोमन की सभ्यता। ठीक है, यूनान की सभ्यता को पढ़ चुके हैं, रोमन की सभ्यता को चालू करते हैं। तो यह सभ्यता, इसके नाम से पता चल रहा है कि रोम जो देश है, यूरोप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, उसका नाम है रोम। तो रोम जो देश है ना, वहाँ पे ये विकसित हुई थी। अगर हम पूरे इसके क्षेत्र को कवर करें तो हम देखते हैं जो दक्षिणी यूरोप महाद्वीप है और उत्तरी अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, उसके बीच का जो क्षेत्र था, वहां पर ये रोमन सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, मैंने ये कहा है कि दक्षिणी तो यूरोप महाद्वीप में, दक्षिणी यूरोप महाद्वीप, और अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका में रोमन सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना रोमन सभ्यता जो है ना, वहाँ पे लातिनी भाषा होती है वो बोली जाती थी। लातिनी और यूनानी और रोमनी भाषा यहाँ पे बोली जाती थी। लातिनी और यूनानी, ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती थी इन लोगों के द्वारा। ठीक है, वही बात है कि सभ्यता का नाम आ रहा है तो इसका मतलब कोई नदी होगी, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यता विकसित होती है। तो यहाँ पर नदी का नाम आता है टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, टाइबर नदी। ठीक है, और एक बात और कि रोमन जो सभ्यता थी ना, उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी थी इटली। वर्तमान में भी इटली इसकी राजधानी है, इटली। और वैसे तो जैसे कि एक इस्तांबुल नाम का शहर था, ठीक है, वो इसकी पूर्वी शाखा की राजधानी थी। जब इनकी हम साम्राज्यों को पढ़ेंगे ना, रोमन सभ्यता के प्रमुख शासन राजाओं के शासनकाल को देखेंगे, कौन कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था, राजाओं के देखेंगे। तो राजाओं के शासनकाल में हम देखेंगे कि एक इस्तांबुल जो राजधानी बनाई जाती है पूर्वी शाखा की, मुख्य रूप से इसकी राजधानी क्या है, इटली इसकी राजधानी है। इटली राजधानी है। ठीक है, एक बात और ये कि ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब इनके अगर हम वही बात है कि किसी चीज को जानने के लिए उसकी एक ढांचा बनाएंगे, हम पॉइंट बनाएंगे, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे। फिर ये जो रोमन साम्राज्य है वो कितने भाग में बंटा हुआ था, अलग अलग उस कालों को देखेंगे, अलग अलग अवधि में विकसित होने वाले राजाओं के समय काल को देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक शासन व्यवस्था को। उसमें हम मुख्य रूप से ये जो रोमनी सभ्यता है, रोमन सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं, रोमन साम्राज्य को। इसमें से पहला है हमारा, क्या नाम है उसका, पहले का नाम है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र, फिर आता है भाई साम्राज्य तंत्र, साम्राज्य काल। तो राजनीतिक व्यवस्था में कितने काल, रोमन जो सभ्यता है कितने कालों में विभाजित थी, वो 3 कालों में विभाजित थी। पहला काल आता है यहाँ पर राजतंत्र, राजतंत्र। ठीक है, दूसरा है हमारा गणतंत्र, तीसरा है साम्राज्य काल, साम्राज्य काल। राजतंत्र युग बोल दो, राजतंत्र का समय बोल दो, एक बात है। और यहाँ का हम समय लिखे हम तो भाई ये होगा 753 ईस्वी पूर्व से लेकर ये होगा हमारा 510 ईस्वी पूर्व तक, और ये होगा 510 ईस्वी पूर्व से लेकर 46 ईस्वी पूर्व तक, और 46 ईस्वी पूर्व से लेकर 476 एडी ईस्वी तक का समय कहाँ कवर किया जाएगा, साम्राज्य युग में कवर किया जाएगा। तो प्रमुख रूप से रोमन सभ्यता, रोमन साम्राज्य जो था ना, वो 3 भागों में डिवाइड था। वो था पहला राजतंत्र युग। तो देखो, राजतंत्र युग उसके नाम से पता चल रहा है कि राजा का शासन रहा होगा,
राजा ही सर्वोच्च शक्ति जो है ना वो है, सर्वोच्च शक्ति वही है, और सर्वोच्च न्यायाधीश उसी को माना गया है। जो धार्मिक क्षेत्र में जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी वही होते हैं। तो यहाँ पर रोमन सभ्यता में क्या था ना, जो रोमन साम्राज्य में सर्वोच्च शक्ति कौन थी, राजा ही होता था वो। वहां पे एक जनसभा बनी हुई थी, उसका नाम था कोमेटियन क्यूरियाटा नाम का कुछ था, उसका नाम क्या था, कोमेटियन क्रिएटा नाम का कुछ संस्था बनी हुई थी। और उस संस्था वो क्या करती थी भाई, क्यूरियाटा कोमेटिया राजनीतिक ढांचे में सबसे पहले हम देखते हैं कि राजा सर्वशक्ति होती है, राजा, ठीक है। उसके बाद में एक जनसभा बनती है, जनसभा। अलग अलग कालों को देखो, एक एक बार देख लें, पहले हम राजतंत्र को देखते हैं। तो रोमन सभ्यता को 3 कालों में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा समय है, राजतंत्र का समय है, जो 753 से लेके 510 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई यहाँ पर होता है रोमुलस नाम का कोई एक 2 भाई होते हैं, एक तो होता है रोमुलस, रोमुलस होता है, एक होता है रमेश, रमेश। ये 2 भाई होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, शासन कार्य चलाते हैं, राजा है। तो राजा का काम क्या होता है, जनता की सेवा करना, शासन संचालन करना, ये थे। तो बात है जैसे 500 कब की है, 753 ईसा पूर्व की बात है। 753 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, दोनों भाई रोमुलस और रमेश जो है ना रोम में रोमन साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है ना एक प्रकार से जो रोम जो देश है ना वो प्रमुख रूप से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियां जो है ना उसके आसपास है, 7 पहाड़ियों से वो घिरा हुआ है। और उसमें उसके जो वो नदी है, वो टाइबर नदी बहती है वहां पर। तो इस कारण जो रोम है उसको 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। किसको, रोम को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। ये बात हो गई। जो रोमुलस था ना उसका थोड़ा सा रोल ये है कि इसने पता क्या किया था ना, इसने अपने साम्राज्य की उसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया था ना, बाहर के जो होते हैं ना, जैसे कोई भी अपराधियों को भी इसने अपने देश में शरण दी थी। मतलब शरणार्थी जो होते हैं, बाहर के को भी शरणार्थी जो होते हैं, शरणार्थी होते हैं, ठीक है, उनको आश्रय की जरूरत है भाई, ठीक है। तो उनको हम कोई भी देश जो है ना अपने देश में शरण देगा देगा, कोई इंसानियत का गुण जो होगा जिस देश के अंदर, वो जरूर शरणार्थियों को अपने देश में शरण देगा। परंतु रोम में क्या था ना कि रोमुलस ने क्या किया था ना कि बाहर से आने वाली प्रत्येक शक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने जो है ना अपने देश में शरण दी थी। चाहे वो कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कोई चोरी करके आया हो या कोई किसी का खून करके आया हो, वो अपराधी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको अपने देश में शरण दी थी किसने, रोमुलस ने। और क्या किया था, अपने राज्य की जो जनसंख्या थी ना उसको बढ़ाया था, ये बात थी। फिर हम ये देखते हैं इसके बाद के जो राजा थे ना उसका नाम था, एक का नाम नूमा और एक का नाम आता है यहाँ पे हेस्टलस नाम का, जुलस हेस्टलस, जुलस लियस, और एक था मर्सियस, मर्सियस। राजाओं के शासन का, राजाओं के नाम लिखे मैंने प्रमुख रूप से राजतंत्र के समय में जो राजा रहे थे। पहला था रोमुलस और रमेश, दोनों भाई हैं और रोम में रोमन साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद में जो राजा बैठता है गद्दी पर वो होता है नुमा। नुमा का थोड़ा सा इतना है कि ये जो है ना क्या करता है, धार्मिक जो सुधार होते हैं ना, धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करता है, धार्मिक शिक्षा की स्थापना करता है। एक प्रकार से धार्मिक मामलों में इसका रोल हमें दिखाई देता है। किसका, नुमा का। जुलस एस्टियस राजा है और मार्सियस कुछ नहीं है, समय शांति का समय रहता है इनका। फिर जो है ना एक प्रकार से इत्रसन एक जाति होती है, वो जाति जो है ना यहाँ पे राज्य करने लग जाती है, इत्रसन जाति, ठीक है। और उसके कुछ राजा है वो शासन कार्य चलाएंगे, ठीक है। जिसमें से पहला राजा होगा जुलस नाम का, उसके बाद में आएगा एक राजा, उसका नाम होगा तार्किसियन नाम का। मैंने बोला है एक जाति यहाँ पे इत्र इत्रसकन, इत्रसकन जाति के राजा यहाँ पे राज्य चलाएंगे। उसका नाम होगा जुलस, एक का नाम होगा तार्कियस। जुलस का थोड़ा सा योगदान यही है कि जुलस क्या करेगा भाई, जुलस इसमें है ना, इसमें होगा लूसियस, सॉरी लूसियस, लूसियस
देखो क्या होता है, इन राजाओं को बस सिर्फ इन राजाओं का सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा इनका डीपली नहीं है पढ़ना है इनको। फिर इत्रिस्कन जाति जो है ना वो राज्य चलाएगी। उसमें इत्रिस्कन जाति के दो राजा है, मुख्य रूप से लूसियस है और तार्किशियस है, ठीक है। तो लूसियस का थोड़ा सा इतना रोल है कि वो जो है ना कृषि और सिंचाई में जो है ना उसकी व्यवस्था करेगा, सिंचाई की व्यवस्था करेगा वो, तो किसानों की एक प्रकार से हालात को समझेगा और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करेगा। ये है लूसियस का, ठीक है। इसके अलावा उसने एक इटली जो है ना शहर, वहां पर उसने एक खेल मैदान बनाया था जिसको सर्कस म्यूजियम कहा गया था। क्या कहा गया था? सर्कस म्यूजियम। सर्कस म्यूजियम किसने बनाया है? लूसियस ने इटली शहर में क्या किया है? सर्कस म्यूजियम की स्थापना करी थी। ये बात है, हो गया इतना। और फिर बात आ जाती है 510 के ईस्वी पूर्व की। 510 ईस्वी पूर्व में क्या होता है? तार्किशन जब गद्दी में बैठा होता है ना, तो भाई इनसे जनता परेशान हो जाती है और जनता जो है ना इनका तख्ता पलट कर देती है, एक प्रकार से गद्दी से इनको हटा देती है। जनता ने हटाया है, इसका मतलब जनता का राज आएगा। अब राजतंत्र जो है ना समाप्ति की कगार पे जाएगा और गणतंत्र की अब स्थापना होगी। गणतंत्र में मतलब प्रजा का शासन, जनता का शासन अब स्थापित होगा, क्योंकि तार्किशियस के अत्याचारों से जनता परेशान हो जाती है। वही बात है कि राजतंत्र चलता आ रहा है और जनता एकदम से तो परेशान नहीं होगी। जनता को काफी समय से जो है ना राजा की नीतियों से प्रभावित रही होगी जनता और उनकी नीतियों का विरोध करती रही होगी, परंतु वही बात एक समय का इंतजार करती है पब्लिक और समय आने पर वो जन तख्ता पलट कर देती है। तार्किशियस के समय में ऐसा हो जाता है। अब जो है ना क्या स्थापित होगा? अब स्थापित होगा राजतंत्र, सॉरी गणतंत्र स्थापित होगा। राजतंत्र को हमने देख लिया, राजाओं का शासनकाल था ये, ठीक है। ये प्रमुख राजा थे रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। अब जो स्थापित होता है वो होता है मजिस्ट्रेट्स और काउंसिल नामक दो संस्था। हाँ, एक बात तो मैं बता दी थी क्या, जो राजा है मतलब राजतंत्र है, ठीक है, राजा प्रमुख सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है, राज्य के अंदर सर्वोच्च अधिकारी वही है, सर्वोच्च शासन व्यवस्था को संभाले हुए केंद्र बिंदु वही है, न्यायाधीश वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। और उसके अंडर में क्या था ना, रोमन में एक जनसभा थी, जो जनसभा को कॉमेटिया क्यूरेटा कहा गया था। कोमिटियन क्यूरेटा, ये क्या होता है? थोड़ा सा इसका इतना रोल याद रख लो कि इसमें 30 व्यक्तियों की संस्था थी, ठीक है। 30 क्यूरिया क्यूरिया थे ना, क्यूरिया मतलब लोगों को कहा गया था, ठीक है, जो कि धनी वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ठीक है। इसमें सामान्य नागरिक शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। धनिक वर्ग का, कुलीन वर्ग का एक सभा थी, ये जनसभा इसको कहा गया था। इसमें ये था कि राजा जो है ना इसके अनुसार तो नहीं चलेगा, परंतु राजा कुछ भी करता है तो इसको बताएगा और इसकी परमिशन भी उसके लिए अनिवार्य नहीं थी, परंतु वो कई कई मामलों में अपने विशेष अधिकार चला सकता था। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि राजा जो है ना ये जो क्रियाटा है इसके अनुसार कार्य नहीं करेगा, परंतु ये बात है उसके बताए बगैर भी कुछ नहीं करेगा। वो एक प्रकार सामंजस्य बिठाए रखना जरूरी था दोनों के बीच में, ये बात थी। इतन देखो अब भाई समय आ गया है कब का? 510 से लेके 46 ईसा पूर्व के समय। इस समय में क्या होता है? गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, जनता का शासन। इसका मतलब क्या है? अब जनता अपने अनुसार क्या करेगी? प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी और क्या शासन करिए संचालित करेगी। इसमें मजिस्ट्रेट और काउंसिल नाम के दो पद हैं राजतंत्र में, हम देखते हैं, मजिस्ट्रेट और एक है काउंसिल। तो भाई इसमें हम थोड़ा सा इस प्रकार से देखते हैं, जनता का शासन, जनता क्या, एक अब्राहम लिंकन थे इतिहास को, उन्होंने कहा था कि क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, मतलब जनता ही प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी, जनता के द्वारा ही जो है ना निर्वाचन किया जाएगा। तो जनता का शासन और जनता के लिए शासन, वही होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब वही बात, गणतंत्र, गणतंत्र। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? गणतंत्र का आता है। पहले हमने राजतंत्र को देख लिया है, उसके बाद में हम देख रहे हैं गणतंत्र को। गणतंत्र का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब जनता का शासन, ठीक है, ये बात होगी। तो इसमें दो दो है वो पद है इसमें, मजिस्ट्रेट और काउंसिल प्रमुख रूप से कॉमन सेंस की जनता, सामान्य नागरिकों की संस्था रही होगी ये। तो इसमें दोनों दोनों का रोल इसमें थोड़ा सा ये है कि इनका जो इनमें इस पद पे जो व्यक्ति बैठते थे ना उनकी नियुक्ति जनता के द्वारा की जाती थी, और ये जो नियुक्त होते थे ना वो 1 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे। मैंने क्या बताया है कि मजिस्ट्रेट और काउंसिल की नियुक्ति वर्ष में एक बार इनका चुनाव होता था और इनका चयन जो है ना प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता था।
प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था और इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए होती थी। ये बात हो गई। इसके बाद में चीजें क्या आती है, इसके बाद में ये आता है कि अब जो शासन संचालित हो रहा है ना, वो भाई संविधान के अनुसार ही होता है। यहाँ पर एक संविधान है और संविधान के जो कानून नियम है ना, उसी के अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं। ये था छोटी सी बातें हमारी गणतंत्र की। गणतंत्र के बाद में जो व्यवस्था स्थापित होती है, उस व्यवस्था का नाम है हमारा, तीसरी व्यवस्था कौन सी है यहाँ पर, साम्राज्य काल। साम्राज्य काल, साम्राज्य काल का समय है भाई यहाँ पर, गणतंत्र का समय मैंने लिखा नहीं था क्या, ठीक है, एक बार के लिए दोबारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तीनों चीजों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो राजतंत्र है वो है यहाँ पर 753 से लेकर 510 तक, और जो गणतंत्र है उसका समय है यहाँ पर 510 से लेकर 40 तक, और जो साम्राज्य है, साम्राज्य काल है, उसका समय है यहाँ पर 46 से लेकर 476 AD। ये BC है। ये चीजें एक बार के लिए देखते रहो। यहाँ पर गणतंत्र सेकंड वाला था गणतंत्र, उसका समय क्या था, यहाँ पर 510 से लेकर 46 ईस्वी पूर्व तक का समय किसका था, गणतंत्र का समय था। और गणतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता का शासन, जनता के लिए शासन। और इसमें 2 पद थे, मजिस्ट्रेट था, काउंसिल था, और इनकी नियुक्ति जनता के द्वारा की जाती थी। प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव 1 साल में होता था और इनको नियुक्त कौन करता था, जनता करती थी, ठीक है। और शासन संचालित किसके मतलब किस संविधान था इनका, एक लिखित संविधान था, उस संविधान के अंदर जो नियम बनाए गए थे उसी के अनुसार कार्य संचालित किया जाता था। ये बात हो गई। और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है काल, साम्राज्य काल। साम्राज्य काल में मुख्य रूप से समय है इसका 46 ईसा पूर्व से लेकर 476 AD ईस्वी तक का समय साम्राज्य काल माना जाता है। पता है थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है साम्राज्य काल, साम्राज्य काल में मुख्य रूप से जैसे ये होता है कि ठीक है, राजतंत्र क्या है, राजा का शासन है, गणतंत्र क्या है, जनता का शासन है। साम्राज्य काल में ये आ जाती है कि सर्वशक्ति स्थापित हो जाती है और वो ही सब कुछ कार्य संचालित करती है, उसको उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। तो अब साम्राज्य काल स्थापित हो चुका होता है। और साम्राज्य काल में मुख्य रूप से जो हम देखते हैं वो होता है भाई, एक तो ऑगस्टस मुख्य राजा होता है, लेकिन वैसे तो जूलियस सीजर के नाम से पता चलता है, जूलियस सीजर। ये क्या करता है, जूलियस सीजर, ये भाई रोम जो है ना उसमें साम्राज्य काल की स्थापना करता है। और जिसका पहला राजा इसका नाम मिलता है, उस पहले राजा का नाम है यहाँ पे ऑगस्टस। पहले राजा का नाम क्या है, ऑगस्टस, ये पहला राजा है यहाँ का, ठीक है। इसके बाद में एक राजा है नीरो है, वैसे तो बहुत राजा होते हैं, ठीक है, जो मुख्य मुख्य मैंने लिखे हैं नाम। देखो साम्राज्य काल की स्थापना किसने की है, जूलियस सीजर ने की है। हाँ, और ठीक है, और ऑगस्टस की बात थोड़ा सा याद रख लो, ऑगस्टस क्या करता है, ऑगस्टस साम्राज्य काल का प्रमुख महत्वपूर्ण राजा है, ठीक है। और ये जो क्या करता है भाई, ये कुछ प्रांतों को जीतता है। कुछ प्रांतों के नाम मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें से एक था जर्मेनिया, जर्मेनिया, एक था इलीरिया, सॉरी, यही थे जर्मेनिया, इलीरिया, ये प्रांत थे ऑगस्टस ने जीते थे। ऑगस्टस ने क्या किया था ना, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार इसका मतलब यही है कि इन क्षेत्रों को जीत रहा है। और उसने अपनी सीमा का विस्तार किया था, सीमा निश्चित करी थी अपने साम्राज्य की। और अपनी सीमा बॉर्डर किसको माना था, नदियों को, किस नदी को, डैन्यूब नदी को, डैन्यूब नदी को इसने अपनी बाउंड्री माना था, डैन्यूब नदी। तो रोमन सभ्यता वैसे विकसित कहाँ हुई है, टाइबर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो जूलियस सीजर जो है ना, सॉरी ऑगस्टस जो है वो क्या करता है, वो अपने साम्राज्यवादी नीतियों को, महत्वाकांक्षी जो उसकी होती है ना, उस नीति को आगे बढ़ाता है वो। और वो जर्मेनिया है, जर्मेनिया इलीरिया ये जगह थी, इन नगरों को वो जीतता है। और अपने साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हुए वो राइन नदी है और एक डेन्यूब जो नदी है ना, उसको अपनी एक अंतिम बिंदु मान लेता है अपने साम्राज्य का। ये बात थी। फिर भाई नीरो का जो शासनकाल थोड़ा सा रहा है ना, ये क्या करता है, नीरो क्या करता है, पार्थियन थे, ठीक है, उस टाइम में पार्थियन, जिसको मतलब पारसी, पार्थियन, पार्थियन या पारसी,
इनके साथ क्या करता है, संधि समझौता करता है। इनके साथ क्या करता है, संधि समझौता करता है नीरो, और शांतिपूर्ण संधि समझौता करता है। प्रकार से इसका समय भी शांति का रहता है। हालांकि बाद में कुछ घटनाएं होती है जिसके चलते ये सुसाइड कर लेता है, और बाद में ये वंश यहाँ पर जो है ना साम्राज्य काल यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाद में एक और वंश स्थापित होता है, तो वो आगे की चीजें हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे बच्चों। रोमन सभ्यता को हमने देखा, 3 कालों का उसका राजनीतिक ढांचा देखा है हमने आज, ठीक है। फिर कल की क्लास में उसके साम्राज्य को कितने आगे और भागों में बांटा गया था, और कौन कौन राजा थे, उसके दार्शनिक कौन थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी धार्मिक ढांचा उसका कैसा था, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।